हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10वीं का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका हम प्रथम जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जो आपको दिख रहा होगा, आज हम उसका शॉर्ट में, संक्षेपण में और पूरा समरी के साथ समझते हुए, है ना, इसको आज हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। और इससे बाहर जो आपका जितने भी सब्जेक्ट में जो भी आपका ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, उससे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है दोस्तों। सारा क्वेश्चन का समरी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। आप इस सेशन को बढ़िया से और ध्यानपूर्वक 2 से 4 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेलिंग करके, शॉर्ट में तो है लेकिन हम डिटेलिंग करेंगे कि इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस सेशन को, है ना। शुरुआत करते हैं। चैप्टर नेम लिखा हुआ दोस्तों जैव प्रक्रम यानी पोषण। तो जैव प्रक्रम क्या है दोस्तों, पहले हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो यानी मेंटेनेंस होता है, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि जितने भी सारे हमारे शरीर में, है ना, जैसे एक चोट लग जाना तो उसका मरम्मत होता है दोस्तों, है ना, शरीर में एनर्जी का कम हो जाना उसका लेवलिंग होता है दोस्तों, किसी भी डिफिशिएंसी में अगर कमी हो जाना उसका भी मेंटेनेंस होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह का, है ना, जो सारी क्रियाएं हमारे शरीर में चलती है उस सारे प्रक्रियाओं को एक सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैविक प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जितने भी हम काम करते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, या किसी से भी किसी तरह का कोई सवाल कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, यानी हम अपने शरीर में जितने भी मूवमेंट करते हैं, जितने भी प्रचालन करते हैं, वो सभी को करने के लिए हम जानते हैं कि हमें ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप भी जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है उसे पोषण कहते हैं। यानी हम ऊर्जा के बारे में अभी समझ गए हैं, तो ऊर्जा हमको लेंगे कहाँ से, यानी ऊर्जा को हम किस माध्यम से लेंगे। तो ऊर्जा हम भोजन के माध्यम से लेते हैं दोस्तों, यानी भोजन को खाने से ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा को क्या बोलते हैं, यानी भोजन को, उसी भोजन को क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पोषण। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में होता है, जैसे अपचयन, उपचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो भी हम खाना खा चुके हैं और उसका, क्योंकि हम जो एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं वो बड़ा होता है और हमारे वो आमाशय में जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, डिवाइड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में दोस्तों डिवाइड होता है। तो वो जो छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड होने का जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को, है ना, क्या कहेंगे, अपचयन और उपचयन कहेंगे। अपचयन और उपचयन कहेंगे, जिसका अपचयन का होता है दोस्तों मतलब रिडक्शन और उपचयन का होता है मतलब दोस्तों ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, एक कोशिकीय जीव के बारे में बात कर रहा है, तो पहले देख लेते हैं। वैसे जीव जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
जैसे अमीबा और पैरामीशियम। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि उसके शरीर का जितने भी सेल्स होते हैं, उनके शरीर के जितने भी कोशिका होते हैं वो एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, यानी एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। तो एक ही प्रकार के जो कोशिकाओं से बने होते हैं उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम है। उनके शरीर में एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वैसे जीव जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़, मशरूम, है ना। तो इसको समझेंगे दोस्तों। अब कह रहा है कि वो जीव जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे मनुष्य। तो दोस्तों मनुष्य का मतलब क्या हुआ? जैसे समझाने के लिए समझा रहे हैं आपको कि जैसे हाथ के जो हमारे हाथ जो होते हैं, हाथ का देखिए, हाथ का जो बनावट है देखिए, हाथ का हथेली देख लीजिए, हाथ का ऊपरी भाग देख लीजिए, है ना। आप अपने चमड़ा को देख लीजिए, पैर के सेल्स को देखिए, मतलब एड़ी के सेल्स को देखिए कितना हार्ड होता है दोस्तों। और जस्ट उसके ऊपर देखिए, है ना, मुलायम होता है ना। अपने फेस के त्वचा को देख लीजिए, कहीं मुलायम होता है। कानों की त्वचा को देख लीजिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो अलग अलग जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो सेल्स हैं, है ना, वो कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। यानी हमारे अंदर मल्टी सेलुलर है, मतलब हम अलग, यानी कान के पास अलग सेल्स हैं, आँख के पास अलग है, पैर के पास अलग है, हथेली के पास अलग है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर जीव, यानी बहुकोशिकीय जीव। आगे बढ़ेंगे। सभी जीवों में खाद्य पदार्थों और गैसों के लिए जो तंत्र होता है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। अब इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हम जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हो, या हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। प्योर ऑक्सीजन तो हम नहीं ले पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हवा में प्योर ऑक्सीजन होता नहीं है। हम बोलेंगे ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा साइंटिफिकली कहा जाता है, लेकिन हम हवा को लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि जितने भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं और जो हम गैस ले रहे हैं, तो वो सारे एक परिवहन, मतलब एक रूट से होके जो जाता है, वो एक रूट जो है, यानी वो जो रूट है, वो जो सिस्टम है ना, जिसके तहत ये सारी क्रियाएं हो रही है, एक रास्ता होगा ना दोस्तों उसका, तो उसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। ठीक है ना, परिवहन तंत्र। अब देखेंगे दोस्तों, पोषण दो प्रकार की होती है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो दोस्तों पोषण के बारे में हम बता चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब अपने शरीर को प्रचालन करने के लिए, है ना, खाद्य पदार्थों के माध्यम से जो पोषण लेता है उसको पोषण कहते हैं। ठीक है ना, जो खाना खाता है उसी को तो पोषण कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार से लेता है दोस्तों, तो एक है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है स्वपोषण और यहाँ लिखा हुआ है परपोषण। अब ये स्वपोषण को इंग्लिश में दोस्तों ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। ऑटोट्रोप्स, ऑटो का मतलब जिसका होता है, देखिए लिखा हुआ है, ऑटो का मतलब खुद या स्वयं होता है, और ट्रॉप्स का मतलब पोषण होता है। यानी ऑटो यानी खुद, और ट्रॉप्स मतलब पोषण, यानी जो खुद से पोषण करे, जो खुद से पोषण करे दोस्तों, उसको स्वपोषण कहते हैं और इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो उसी को हम यहाँ डेफिनेशन थ्रू लिख दिए हैं। जैसे देखिए, ऐसे जीव जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही स्व मतलब खुद होता है दोस्ती, अब पोषण मतलब जो पोषण करता है उसको पोषी बोलते हैं, तो हो गया स्वपोषी। तो जो खुद से पोषण करता है उसको स्वपोषी कहते हैं दोस्तों, है ना। अब ये जो क्रिया होती है, मतलब खुद से करने की जो क्रिया होती है, यह जो क्रिया है, यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। अब ये स्वपोषण का फॉर एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, कौन ऐसा जीव है जो खुद से पोषण करता है, तो वो है हरे पौधे। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी जितने भी देश, दुनिया, जहान, संसार में हरे पौधे हैं वो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं,
है ना, हम उन्हें सिर्फ जल देते हैं, अगर ना चाहें तो वो भी नहीं देते हैं, वो भी अपना वो जड़ के माध्यम से ज़मीन के अंदर से अवशोषित कर लेता है दोस्तों, तो हम वो भी नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो यही लिखा हो कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों परपोषण। तो पहले परपोषण है, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे जीव जो स्वयं या खुद से भोजन ना बनाकर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं, और यह क्रिया परपोषण कहलाती है, जैसे मनुष्य, जंतु, पक्षी। तो पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि हेट्रो का मतलब होता है दोस्तों भिन्न, यानी अलग, अन्य, ठीक है ना। देखिए विषम, भिन्न, अलग, अन्य, यही सब होता है दोस्तों। और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? पोषण। ट्रॉप्स मतलब पोषण, तो जो अन्य के पोषण पर, है ना, जो पर पोषण, यानी पर मतलब दूसरे के पोषण पर क्या होता है? निर्भर करता है, उसे परपोषण कहते हैं। और जो जीव होता है परपोषण के आधार पर जो निर्भर होता है उसको परपोषी जीव कहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि वह जीव जो खुद से भोजन ना बनाकर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है उसे परपोषी कहते हैं। और ये जो क्रिया करते रहता है, यानी जो काम होता है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना, ये परपोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, जंतु, पक्षी। जैसे दोस्तों मनुष्य क्या करता है? आप सभी को ऐसा लगता होगा कि हम तो खाना खुद से बना लेते हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। वो जो खाना बना रहे हैं, है ना, वो सारे जो मटेरियल्स है, कोई भी खाना बना रहे हैं तो जो मटेरियल्स का आपको नीड है, वो मटेरियल्स कौन उत्पादित करता है दोस्तों? वो तो पौधे से ही प्राप्त होता है। अगर वो पौधा उत्पादित नहीं करता तो आप वो भोजन नहीं बनाते। से चावल है तो चावल आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, तो मार्केट में वो चावल आया कहाँ से? पौधे से तो प्राप्त हुआ। अगर पौधे चावल प्राप्त नहीं होता तो दोस्तों, है ना, ये क्या होता है ना, हम आप सब खाना नहीं बना पाते। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे। परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर या कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर, है ना, भोजन के लिए निर्भर रहता है, वो 3 प्रकार से हो सकता है। तो पहला कैसे? मृतजीवी पोषण, सेकंड में है परजीवी पोषण, और थर्ड वन में है प्राणी सम पोषण। तो आइए हम बारी बारी से सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है मृतजीवी पोषण। तो ये क्या होता है? तो पहले देख लीजिए। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत पौधे या जंतुओं के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, और वह जीव मृतजीवी कहलाता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। अब समझते हैं दोस्तों कि मृतजीवी यानी मरे हुए जीवों से जब हम भोजन को प्राप्ति करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो जो एनिमल्स हैं, जो डेड पार्टिकल्स हैं, है ना, जो सड़े गले सामान के ऊपर आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है उससे जो कोई पोषण कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। यानी कोई डेड जीव है या कोई भी डेड पौधा है, उसके ऊपर देख लीजिएगा, आप लोग मशरूम को देखे होंगे, उसके ऊपर वो जन्म जाता है मरे हुए जीव पर, है ना। गोबर के ऊपर आपको देखे होंगे कि जन्म मर जाता है। तो वो सारे जो जीव होते हैं मृतजीवी पोषण होता है, और वो जो जीव होते हैं उसको मृतजीवी कहते हैं, यानी मरे हुए जीव से जो अपने भोजन की प्राप्ति करता है उसको कहते हैं मृतजीवी पोषण। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या हैं? ये सारे माइक्रोब्स हैं, है ना। तो ये सारे क्या हैं? माइक्रोब्स हैं, यानी ये सारे मरे हुए जीवों से क्या करता है? भोजन, है ना, ग्रहण करता है। तो आगे बढ़ते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः अवशोषण के माध्यम से ग्रहण करता है। अब ये एक वर्ड आया दोस्तों, ये अवशोषण, ये क्या है सर? तो ये अवशोषण जो होता है, जैसे आप समझ जाइए कि एक रुई है और आप रुई को पानी में डाल दीजिए, है ना, एक बूंद पानी में छोटा सा रुई लीजिए,
है ना, और आप उसको पानी में डाल दीजिए। रुई क्या करता है, उस पानी को ना अपने में समा लेता है दोस्तों, अपने में समा लेना यानी सोख लेना, उसको बोलते हैं ना अपनी भाषा में सोख लेना, तो उसी को बोलते हैं अवशोषण यानी सोख लेता है। तो मृत जीवी क्या करता है, वो डेड एनिमल्स को यहाँ जहाँ भी रहता है उसके भोजन के जो इम्यूनिटी होता है, यानी भोजन से जो उनका जो रस होता है वो अपने में समा लेता है, जो उनको खाने भाग सामान होता है वो अपने में अवशोषित कर लेता है यानी सोख लेता है ना, और इस माध्यम से वो क्या करता है, अपना पोषण पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे स्लाइड में देखते हैं क्या है। आगे स्लाइड में दोस्तों देखिए, जिस जीव के शरीर से परजीवी भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। अब ये समझिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जीव यदि किसी दूसरे के जीव के अंदर रह करके वो अपना भरण पोषण कर रहा है ना, तो जो जीव से वो भोजन खींच रहा है या ले रहा है ना, उस जीव को पोषी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पोषी कहते हैं, यानी उस जीव में वो घुस करके अपना भोजन ले करके वो जिंदा है, यानी वो किससे जान ले रहा है, उस जीव के अंदर। तो वह जीव जिसके शरीर से परजीवी है ना, जिसके शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं, होस्ट कहते हैं। यानी वो व्यक्ति का जो होस्ट है वो क्या है, जिसके वो जीव में घुसा हुआ है वही उस जीव के लिए होस्ट का काम करता है। तो पहला हम बताए थे दोस्तों मृत जीवी पोषण। अब देखिए दूसरा में है परजीवी पोषण। अब इसमें क्या है दोस्तों, पर मतलब होता है दूसरों, है ना, जीवी मतलब होता है ना जीव, यानी दूसरों के ऊपर जो जीव डिपेंडेंट होता है अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, है ना, अपना भोजन क्या करता है उसी से ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। एक बार हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मलेरिया परजीवी, एंटमीबा गोलकृमि। तो समझते हैं, जैसे किसी आदमी को जब बुखार हो जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं मलेरिया हो गया, तो मलेरिया का जो ये माइक्रोब्स होते हैं उनके शरीर में जा करके उनसे ही पोषण लेना ग्रहण कर देते हैं। तो ये शरीर में अंदर भी जा सकते हैं या बाहर भी रह सकते हैं, यानी उनके संपर्क में तो रहते हैं लेकिन अस्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, है ना। तो इन दोनों, है ना, इन दोनों अस्थायी या अस्थायी तौर पर वो रह करके अपना भोजन उस जीव से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस जीव को बोलते हैं परजीवी पोषण, यानी दूसरों के ऊपर, है ना, दूसरों के, है ना, शरीर में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन को क्या करना है, ग्रहण करना है, तो उस जीव को परजीवी पोषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है तीसरा में प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या है देखिएगा, है ना, इस विधि में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मेढक, मनुष्य। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस विधि में, यानी ये जो विधि है, ये विधि में वो जीव, है ना, हमारे ही जैसे, हम जैसे खाना खाते हैं, हम जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, जैसे जानवर भोजन ग्रहण करता है उसी विधि के माध्यम से, है ना, भोजन को क्या किया जाता है, खाया जाता है। जैसे हम लोग भी तो परजीवी हैं, हम भी तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, क्योंकि हम तो खुद, है ना, भोजन को पैदा तो कर नहीं रही हैं, तो हम भी तो परजीवी में आ रहे हैं, लेकिन ये मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है ना, कोई भी जानवर का भी डिफरेंट है। तो हम जैसे, है ना, भोजन करने की जो हमारी विधियां हैं उस तरह से भी जीव रहता है जो भोजन हमारी तरह करता है, उसको, है ना, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मेढक है, मनुष्य है, क्या है, हम ही लोग के जैसे तो खाना खाते हैं, यानी हम लोग उनके जैसा खा सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में है दोस्तों
प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, अब हम इसी के नाम से ही इसका डिफिनेशन निकालेंगे दोस्तों। देखिए कैसे, प्रकाश आप समझ रहे हैं, संश्लेषण का मतलब होता है जुटना, संश्लेषण का मतलब होता है जुड़ाव, यानी कोई चीज का तैयार होना। तो हम बोलेंगे कि सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में, यानी सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की प्रकाश, ठीक है। ऊर्जा क्या है दोस्तों, प्रकाश जो है सूर्य का वो एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा लिखा हुआ है, या सूर्य का प्रकाश भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, दोनों सेम है। तो सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यानी जब सूर्य का ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश रहेगा, उस स्थिति में यानी उसी स्थिति से है ना पौधे अपना भोजन बनाएंगे और उसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यानी क्या कर रहा है, बना रहा है दोस्तों, यानी क्या कर रहा है, कोई चीज को जोड़ रहा है ना, कोई चीज का संश्लेषण कर रहा है, कोई चीज को तैयारी कर रहा है, तो वो क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कौन कर सकता है दोस्तों, आप जानते हैं कि एक ही पौधा होता है, वो है हरा पौधा, है ना, हरा पौधा ही प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है ना, अवशोषित करने का क्षमता रखता है, अवशोषण करने का क्षमता रखता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे ही कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को क्या कच्ची सामग्री चाहिए, यानी उनको क्या क्या जरूरत होगा, तब वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाएंगे। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री, अब उनको भोजन बनाने के लिए CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल जिसका फार्मूला है H2O, और क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि वो ग्रीन पौधा होगा तभी उनमें क्लोरोफिल होगा, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, यानी CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति अगर होगी, ये चारों है ना, तब वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे दोस्तों, और नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर ले, जब वो प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे तो करने के बाद यानी उनका जो रिजल्ट होगा, उनका जो उत्पाद क्या बनेगा, यानी हमको उनसे है ना क्या मिल सकता है, पौधे से हमको क्या मिलता है दोस्तों। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद में लिखा हुआ है ग्लूकोज। तो पहले जान लेते हैं ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का सूचक है, हमें एनर्जी देता है। O2 ऑक्सीजन गैस है और जल है। तो हम क्या समझें कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण जब वो पौधा कर लेगा तो उनका खाना में क्या क्या बनता है, तो वो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है और जल बनता है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। तो पहले हम जान लें कि हरित लवक को क्लोरोफिल कहा जाता है, यह क्लोरोफिल को हरित लवक कहा जाता है। यह हम ऐसे समझ लें कि क्लोरोफिल का हिंदी मीनिंग हरित लवक होता है, और हरित लवक ये हरे पौधे में ही होगा। जो पौधा जिसमें ग्रीन कलर का रंग दिख रहा है पत्ता में, बॉडी में, यानी ग्रीन रंग का है, यानी हरा दिख रहा है, यानी उसमें हरित लवक है दोस्तों। और अगर उसमें हरित लवक है तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करेगा दोस्तों तो किसके वजह से कर रहा है, हरित लवक के वजह से कर रहा है। अगर हरित लवक होगा तो नहीं करेगा, है ना, अगर हरित लवक उस पौधे में नहीं होगा तो नहीं करेगा, अगर होगा तो करेगा। यानी इनका मेन फैक्टर है ना प्रकाश संश्लेषण करने का हरित लवक, इसीलिए हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है कि हमारी बात आपको तक प्रॉपर पहुंच रही होगी और आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर ये स्पीड थोड़ी सी हाई लगती है तो आप 0.75x में आप भी देख सकते हैं, नहीं तो ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ से, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर
छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो किसी भी पौधे के जो पत्तियां होती है उस पत्तियां में ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो आप कहिएगा सर हम तो देखे नहीं आज तक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये कहने का मतलब है दोस्तों, ये हमें अपने आँखों से दिखाई नहीं देता है। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उसी से हम देख सकते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ये हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमको, है ना, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जब उनसे देखा गया तो पता चला कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनको स्टोमाटा बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज लवण जैसे N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम और Fe मतलब आयरन का अवशोषण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के बहुत अंदर तक, है ना, धंसी होती है। और वो उनके जो छोटे छोटे जड़ों में रूट हेयर्स होते हैं, यानी पतले पतले जो धागे जैसे क्या होते हैं, उनकी संरचना होती है ना, जड़ों की, उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। तो यानी अब मोटे मोटे जड़ को जड़ बोलते हैं, आप भी जानते हैं। तो वो जड़ें क्या करती है, मिट्टी में जो पानी नमी छुपी होती है उनको खींचती है, और खींचने के बाद वो तना के माध्यम से होते हुए, है ना, पत्तियों में चला जाता है। तो हमने यहाँ पर जाना कि जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज भी क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। यानी पानी का जो अवशोषण कौन करता है, पौधे का कौन सा भाग करता है, तो जड़ करता है ना, क्योंकि जड़ ही तो मिट्टी के अंदर धंसा रहता है और मिट्टी के अंदर नमी होती है जिसमें पानी होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। जाइलम ऊतकों द्वारा जल ग्रहण कर विभिन्न भाग पत्तियों में पहुंचता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो जल अभी जड़ के द्वारा ग्रहण किया गया, यानी अवशोषण किया गया था, वो हमारे ऊतक जो होते हैं, ऊतक का मतलब होता है ना, हमारे कौन सा ऊतक होता है, तो ऊतक के बारे में हम बता दें दोस्तों। सेलों के एक समूह को ऊतक बोला जाता है, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और इनका काम है, जाइलम ऊतक का सिर्फ काम है, जाइलम यानी जो से जाइलम है और जो से जल होता है, यानी जाइलम ऊतकों का जो काम है दोस्तों, जल को ग्रहण कर, है ना, उनको पत्तियों और अलग अलग भागों में क्या है, पहुंचाने का काम होता है। तो जाइलम ऊतकों द्वारा जल ग्रहण कर विभिन्न भाग जैसे पत्तियों में पहुंचता है, यानी पत्तियों के द्वारा पत्तियों में पहुंचता है। कौन सा ऊतक के द्वारा, पानी यानी जल, जाइलम ऊतकों के द्वारा जल सभी भागों में पहुंचता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। ये लिखा हुआ प्रकाश अभिक्रिया, तो यह क्या है, यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य की प्रकाश में होती है, और सूर्य का जब प्रकाश होगा तो वहाँ क्या होगा, लाइट होगा। तो उस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जब सूर्य की उपस्थिति होगा, सूर्य जब दिन में होगा तो लाइट रिएक्शन होगा, और जब रात में होगा तो क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन कहेंगे, जैसा कि नीचे में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे अप्रकाशिक, यहाँ देखिए क छूट गया दोस्तों, क, है ना, अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। यानी वो अभिक्रिया जिसमें ना प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, अब्सेंट होता है उस समय, है ना। तो अब्सेंट कब होता है दोस्तों, रात में होता है। तो रात में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। आगे अमीबा, अमीबा के बारे में देखते हैं। अमीबा क्या है दोस्तों, यह एक कोशिकीय एवं अनिश्चित आकार का प्राणी है। तो अमीबा क्या है,
एक कोशिकीय। तो हम एक कोशिकीय के बारे में बता चुके थे कि एक कोशिकीय का मतलब होता है उनका पूरा होल बॉडी है ना एक सेल का बना होता है, एक सेल का ही बना होता है, मतलब एक जैसा सेल से बना होता है। एक सेल नहीं बोल रहे, एक जैसा सेल से बना होता है, इसीलिए एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और उनका आकार जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, जैसे चना के आकार का हो सकता है, दाल के आकार का हो सकता है, ये सब आकार का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अनिश्चित आकार लिख दिया गया। आगे, अमीबा अपना भोजन कूटपादों की मदद से प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं क्या अमीबा जो आप देखे होंगे, अगर आपने बुक पढ़ा होगा, हम तो ये शॉर्ट में रिवीजन करवा रहे हैं, है ना, तो वो क्या करता है, उनके जो कूटपाद होते हैं यानी वो जहाँ पर भोजन देखता है ना, तो भोजन के जो किनारे किनारे उनके जो नज़दीकी क्या होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, उनके अंग होते हैं, उनको ये क्या करता है, कब्जा कर लेता है, धीरे धीरे ना उसको ढकने का कोशिश करता है चारों तरफ से। जब वो ढक लेता है तो उनका जो प्रचलन अंग है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कूटपाद को सूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, है ना। तो इन्हीं सूडोपोडिया के द्वारा वो चलन करते हैं, मतलब चलते भी हैं, और चलते हैं तभी तो वो भोजन के पास पहुंचते हैं दोस्तों। यानी भोजन पर पहुंचने के लिए उनको सूडोपोडिया क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, है ना, देखिएगा दोस्तों, अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अब अभी हमने देखा है कि अगर वो भोजन को क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं दोस्तों, पहले वो अंदर कर लेते हैं यानी अंतर कर लेते हैं, आज वो खाने के बाद उसका पाचन और बहिष्करण ये सारे जो प्रक्रिया है उनसे हो करके उनका, है ना, ये सारा खाना का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। ठीक है। अमीबा का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अमीबा का पाचन भोजन रसधानी में होता है। तो अमीबा का पाचन दोस्तों भोजन रसधानी में होने का मतलब है कि जब वो कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोग खाते हैं तो मेरा पूर्ण रूपेण भोजन कहाँ पचता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है, लेकिन स्टार्टिंग तो मुंह से ही हो जाता है ना। तो वही कह रहा है कि अमीबा का पाचन खाता तो कहीं और से, लेकिन पूर्ण पाचन भोजन रसधानी में हो जाता है, जैसा कि हम लोग खाते हैं। चलिए, एक और छूट गया है दोस्तों, जो है ना दूसरे स्लाइड में देखिएगा ध्यान से, है ना, इसमें देखिए एक लिखा हुआ है कि पैरामीशियम का प्रचलन, पैरामीशियम, है ना, एक पैरामीशियम के बारे में बात करें कि पैरामीशियम एक कोशिकीय मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पैरामीशियम, जैसा कि हम सीखे हैं कि एक कोशिकीय जीव जो मेरा अमीबा था, तो उसी के रूप का ये पैरामीशियम दूसरा जीव है। ये भी एक कोशिकीय जीव है और ये मृदु जल यानी मीठा जल में रहने वाला एक प्रकार का ये क्या है, माइक्रोब्स हैं, प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम का जो चलन अंग है, मतलब जो चलता है, भोजन को कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे ले लेता है भोजन को, तो उनका चलने वाला जो अंग का नाम है ये है सीलिया। देखिए दोस्तों, ये सीलिया है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अभी हमने सीखा अमीबा का जो प्रचलन अंग है उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। देखिए ये कूटपाद को सूडोपोडिया बोलते हैं, और पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीयम, पैरामी, सी दिख रहा है ना, सीयम, और सीयम से देखिए सीलिया बन गया दोस्तों, है ना। तो आपको ये अगर याद होगा तो ये कूटपाद अमीबा वाला याद होगा, क्योंकि ये अलग है इससे। तो आप, है ना, ये आपने देखा सेकंड स्लाइड में। एक स्लाइड और बचा हुआ दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज ये 2 स्लाइड सीखा है। इसका सारा PDF, है ना, PDF फॉर्म में हमारे राज टीचिंग चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। आप चाहें तो इसको नोट्स बना के लिख सकते हैं, चाहे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया है दोस्तों, कृपया आप इसको 1 से 2 से 3 बार, एक बार नहीं दोस्तों, 2 से 3 बार आप इसको पढ़ें। बिल्कुल आपको एकदम नोट्स के माफिक बनाया गया है। तो आप इसको 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो आशा है कि आपको ये नोट्स बहुत ही, है ना, तुरंत इजीली वे में समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें इजाज़त दीजिए। अगर ये हमारा छोटा सा प्रयास है दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगता है, आपसे इसकी मदद हो रही है, आपको लगता है कि इसमें मेहनत किया गया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए
आप इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो फिर आएगा, है ना। तो ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय